जी, हमने कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का मुताला शुरू कर रखा है। इसके हमने इब्तदाई कुछ सेक्शन पढ़ लिए। जी, हमने 2 सेक्शन मुकम्मल कर लिए थे। तीसरे से शुरू करना, नया चैप्टर नंबर 1 शुरू हो गया। हमने पहले वही पढ़ा कि इस एक्ट को क्या कहना है, कब लागू होना है, किस इलाके में लागू होना है, वो हमने सारी बातें पढ़ी और फिर इंटरप्रिटेशन क्लास आ गई। वो ज़रूरी है कि हम उसे मद्देनज़र रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जितने यहाँ सेक्शन 1 में अल्फाज डिफ़ाइन किए गए हैं ये बार बार आने हैं, और जब तक हम इन जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इंटरप्रिटेशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बात सेक्शन समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो ताज़ा आए हैं वो सेक्शन 1 को 2, 3, 4, 5 बार पढ़ लें ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें समझ में आता रहे। अब हम सेक्शन 3 में आ गए जी। हाँ जी, अगली के थे तेरी बंदा बन जा तू। तेरा होवेगा रद्दी वेच आया मैनू अपनी टिंड नहीं नज़र आती, यदी नज़र आती है जी। सेक्शन 3 जी, ये वही गल है कि खाना खाते हैं हल्की फुल्की मज़ाक वाला कार्रवाई, टेंशन दे विच ना आपां पढ़ना है ना पैना है गुस्से, और ये बोझल काम तो महफूज रहिए पढ़िया आपां जी। सेक्शन 3 पे आ जाए जी। ये चैप्टर 1 शुरू हो गया और इसका उन्वान बनाया ऑफ द कम्युनिकेशन। जो इतला है, किसी को बताना है, अपना मतमाए नज़र पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, उसका असूल इस चैप्टर में है। एक्सेप्टेंस, कबूल कर लेना बात को, कबूलियत, एंड रेवोकेशन और प्रोपोजल्स, जो तजावीज़ दी गई थी प्रोपोज़ल का हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि उसको की तनसीख किस तरह हो सकती है, ये असूल आने लगे हैं। ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मुआहदा होना है, जिसके लिए बातें ज़रूरी हैं कि एक आदमी तजवीज़ दे, दूसरा उसे कबूल करे और फिर कंसिडरेशन तय हो। ये शराइत होनी है। ये कम्युनिकेशन प्रोपोज़ल दूसरे तक कैसे पहुँचेगी, उसके असूल व ज़वाबित क्या है, दूसरा जो उसे कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके असूल व ज़वाबित क्या है, और फिर है कि अगर वो किसी को बातें कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस कबूल ना करे तो वो कब तक उसकी तनसीख कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है कि नहीं भाई मैंने गलती की, मैं इसे वापस लेता हूँ। वो असूल जो हैं, वरना मुआहदा जब हो गया तो वो काबिल पाबंदी हो जाता है। हमने पीछे मुआहदे की भी किस्में पढ़ी हैं, वाइडेबल भी है, वाइड भी है, और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की अलहदा तारीफ़ पढ़ी है। इसलिए मैंने कहा है कि जो पहले नहीं आए वो ज़रा तवज्जो से उसे पढ़ लें, फिर ही ये बातें समझ में आएंगी। क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन्होंने बार बार आना है और उनकी इंटरप्रिटेशन हमारे सामने होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट समझ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वरना नहीं आएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कानून में, उनके मानी वही होते हैं जो डिक्शनरी में दिए हुए हैं। डिक्शनरी का उर्दू जो है वो लुगत है। उर्दू में जब अल्फाज हों तो उन्हें की डिक्शनरी को लुगत कहा जाता है। मगर अजीब बात है कि हमेशा जो गैन वाला नुक्ता है वो ऐन को के आगे ही लिखा होता है, हमेशा लानत के तौर पे लिखा होता है। अलबत्ता वो लफ्ज़ लुगती है, उसे उर्दू की लानत नहीं कहना, उर्दू की लुगत ही कहना है। मगर हाँ जी,
जब भी पढ़ा है वो नुक्ता एन पे नहीं होता कि वो गैन बन जाए और लुगत पढ़ी जाए। पहले भी मैंने शायद एक दफ़ा कहा है कि एक साहब आका के बैल हुई कुंडी खड़की, तो उसने अपनी मुलाजमा को कहा, जो शायरा भी थी, उसको कहा कि देखो बाहर कौन है। उसने आके तो मेहमान ने कहा कि जी मैंने उन्हें मिलना है। उन्हें बैठा के आके कहा कि हजूर आपके दोस्त मिस्टर गैन बाहर आए हैं। वो गया, समझ गया कि भी कौन आया, तो वो उससे मिल के जब वो मेहमान चला गया तो उसने आके मुलाजमा को कहा कि मैं आपको बता दूं उनका नाम मिस्टर एन है। एन ये नून, एन आँख को कहते हैं। तो मुलाजमा ने कहा आका आपने तवज्जो नहीं की, जो मिस्टर एन थे उनकी आँख के ऊपर एक बड़ा सारा तिल है, और जब एन के ऊपर नुक्ता पड़ जाए तो वो गैन बन जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि मिस्टर गैन आए हैं। अच्छा जी, लो ਇਹਦਾ मतलब है वो जी आप पिछे पढ़ी है वो तो हम भुल गई ना, हुण कानून पढ़ लीए जी। लुगात भी कह सकते हो। हाँ जी, लुगात वो जमा हो जाती ना जी, लुगत दी जमा लुगात है ना जी। सैक्शन 3 जी, कम्युनिकेशन acceptance and revocation of proposals। the communication of proposal, जो तजावीज़ पहुंचाई जानी है उनकी कम्युनिकेशन के क्या असूल हैं। the acceptance of proposal, जो proposal है उसकी कबूलियत, and the revocation of proposals and acceptances, जो तजावीज़ गई हैं कबूलियत की बातें हैं उनकी तनसीख कैसे हो सकती है। रेस्पेक्टिवली अलग तरतीब जैसे भी मामला हो, आर डीम्ड टू बी मेड, तो वो समझी जाती है कि वो हो गई। बाई एनी एक्ट आर ओमिशन, उसके लिए कोई अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। वो एक्ट भी हो सकता है, अमल भी हो सकता है, अमल ना करना भी हो सकता है, नफ़ी भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों तरह से प्रोपोज़ल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन हो सकती है। आर ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रोपोजिंग, जिसने प्रोपोज़ल दी थी, तजवीज़ दी थी, उसकी तरफ से ये एक्ट आर ओमिशन हो सकता है। एक्सेप्टिंग, कबूलियत करने वाली पार्टी की तरफ से हो सकता है। आर रिवोकिंग, या तनसीख हो सकती है। बाई विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, जिसकी रूह से वो नीयत रखता है कम्युनिकेशन का कि मेरी एक्सेप्ट प्रपोज़ल उस तक पहुंच जाए। दूसरा कहता है मैंने उसे कबूल कर लिया, एक्सेप्टेंस पहुंच जाए, या दोनों को रद्द करना जो है वो पहुंच जाए। सच प्रोपोज़ल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, तीनों की बातें जो हैं कि दूसरे तक पहुंच जाएं। और विच है द इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, वो एक्ट हो या ओमिशन हो जिसका मकसद ये है कि दूसरे तक प्रोपोज़ल, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन पहुंच जाए। तो इसको जो है वो कम्युनिकेशन, वो एक्ट और ओमिशन दोनों तरह से हो सकती हैं। कोई काम ना करके उसका मतलब होगा कि उसने प्रपोज़ल दी है, एक्ट करके प्रपोज़ल बन सकती है, रुक के प्रपोज़ल बन सकती है, इसी तरह एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। ये असूल बयान किया गया है कि इसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि ख़ाती लिखा जाएगा, प्रोनोड लिखा जाएगा, इकरारनामा लिखा जाएगा। वो किसी तरीके से एक्ट और ओमिशन दोनों तरह से हो सकती है। अगला सेक्शन 4 आ गया जी, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तीनों बातों की, प्रोपोज़ल की, एक्सेप्टेंस की और रेवोकेशन की, जो दूसरे तक पहुंच है वो किस तरह मुकम्मल हो जाती है। किस तरह हो गया कि जी प्रोपोज़ल पूरी हो गई। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रोपोज़ल इज़ कंप्लीट, अब पहला असूल प्रोपोज़ल का आने लगा है कि उसकी जो इतला याबी है इज़ कंप्लीट, मुकम्मल हो गई।
when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, जब दूसरे को के इल्म में ये बात आ गई, उसे पता चल गया, तो प्रपोजल कंप्लीट हो गई। दूसरा असूल, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कबूलियत कब हो जाएगी कि उसने जो तजवीज़ दी थी वो मैंने मान ली है, वो कब कंप्लीट होगी, उसका असूल आने लगा। दो तरह के आ गए, एज अगेंस्ट दी प्रोपोज़र, जिसने तजवीज़ दी थी उसकी हद तक जो है वो प्रोपोज़र जो है उसने कब कबूल कर ली, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, उससे जिस जरिए से भी वो कबूलियत भेजी गई है, जब वो ट्रांसमिशन में आ गई, भेजने के अमल में आ गई, तरसील हो गई, वो खा मैसेज हो, खा ख़त हो, खा टेलीग्राम हो, खा टेलीफोन हो, जब वो कर लिया गया तो समझा जाएगा कि प्रोपोज़र के ख़िलाफ़ जो है, शुक्रिया जी आपका, तो प्रोपोज़र जो था उसके हद तक वो कंप्लीट हो गई। सो एज़ टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो है जिसने एक्सेप्ट किया, जब उसकी पहुंच से वो बाहर हो गई, उसकी कुव्वत से निकल गई, अब समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस मुकम्मल हो गई। तीसरा असूल ये तो था कि जो है प्रोपोज़र की हद तक, एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, जिसने कबूल किया उसकी हद तक कम्युनिकेशन कैसे हो गई, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोज़र। ये अब देख लें, उधर प्रोपोज़र का ई लिखा हुआ था, दो दफ़ा जो मैंने बोला था वही आ गया, ओ के साथ आ गया। तो जो प्रोपोज़र है एक्सेप्टर को की तरफ से वो कंप्लीट हो गई, जब इल्म में आ गई प्रोपोज़ल देने वाले की हद तक, जब उसके इल्म में आ गई तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस का अब रिवोक करना बेमानी हो गया, क्योंकि उस तक पहुंच गई। तीसरा असूल, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज़ कंप्लीट। जो उसने तनसीक करनी थी कि भाई जो रिवोक कर दिया, दोनों में से किसने, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने प्रपोज़ल दी या एक्सेप्टेंस की, उसकी हद तक, when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, जिसे वो की जानी है, जब वो ट्रांसमिशन में आ गई, उसके सिलसिला में शामिल हो गई। वो कोई तरीका भी हो सकता है, ख़ुद जाके कह दिया, टेलीफोन कर दिया, मैसेज कर दिया, ख़त लिख दिया, टेलीग्राम हो गई। अब टेलीग्राम का सिस्टम ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह क्या कहना है, ईमेल आ गई। अब तो टेलीग्राफ एक्ट मौजूद है, मगर टेलीग्राफ के दफातर ख़त्म हो गए हैं। असूल वो चल रहे हैं, क्योंकि टेलीफोन में भी वो असूल आना है, वापडा पे भी वो टेलीग्राफ एक्ट की ट्रांसमिशन वाले असूल लागू है। इसलिए टेलीग्राफ एक्ट मौजूद है, मगर टेलीग्राफ ऑफिस ख़त्म हो गया। अब टेलीग्राम नहीं होती, ईमेल आ गई है कि वो होंगी जी। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज़ कंप्लीट, रिवोक करने का जो था कम्युनिकेशन वो मुकम्मल हो जाएगी। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने रिवोक किया, जो ही वो करता है, व्हेन इट इज़ पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसको वो भेजी गई, जब वो ट्रांसमिशन हो गई, टेलीफोन कर दिया गया, ख़त डाकखाने में लेटर बॉक्स में डाल दिया गया, टेलीग्राम हो गई, दूसरे पढ़े या ना पढ़े ये बेमानी है, उसकी हद तक वो मुकम्मल हो गई। सो एज़ टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, क्योंकि उसके इख्तियार से अब बाहर हो चुकी है। और दूसरा असूल इसी का, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन
एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, टू whom it is made when it comes to his knowledge, जिसको रेवोकेशन बतलाना है जब उसके इल्म में हो गई तो फिर उसकी हद तक भी वो कंप्लीट हो गई। ये असूल कम्युनिकेशन वाला जो है वो तीनों बातों में जो है वो मुकम्मल हो गया। अब मिसालें आ गई, मिसालों से हमें पूरी समझ आ जाएगी। अगरचे ये बात कह दूं कि ये गुंजल वाली बातें हैं, फौरी तौर पे समझ में आने वाली है नहीं कि एक ही फ़िक्रे से समझ भी आ जाए। इसीलिए कानून ने इलस्ट्रेशंस भी दी हैं और ये स्टैट्यूट का हिस्सा हैं। ये कोई कमेंट्री का हिस्सा नहीं है कि किसी किताब लिखने वाली, ये कानून का हिस्सा है। मिसालें ए, पहली मिसाल आने लगी। ए प्रोपोजिस, ए ने प्रपोज़ल दी है, बाय लेटर ख़त लिख के किया है। टू सेल ए हाउस टू बी, अपना घर बेचना है उसने बी को। ए शख्स का नाम है, बी शख्स का नाम है। ए ने लेटर लिखा है घर बेचने के लिए बी को एट ए सर्टन प्राइस, और उसमें लिखा है कि जी मैं इतने लाख में, इतने करोड़ में आपको बेचने को तैयार हूँ। The communication of the proposal is complete when B receives the letter, जब B को लेटर मिल गया तो प्रपोज़ल जो है वो कंप्लीट हो गई। दूसरी मिसाल, B assents A's proposal, उसने उसको कबूल कर लिया, रजामंदी दे दी। बाई ए लेटर सेंट बाई पोस्ट, उसने जवाबन लेटर लिख दिया और कहा कि जी आप, मैं मकान ख़रीदने को, कीमत भी कबूल है, मैं मकान ख़रीदने को तैयार हूँ। लेटर से उसने कर दिया। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये मुकम्मल हो जाएगी। किस तरह से? एज अगेंस्ट ए, जो प्रोपोज़ल देने वाला है उसकी हद तक। When the letter is posted, जब वो लेटर पोस्ट कर दिया गया तो कम्युनिकेशन मुकम्मल हो गई। एज अगेंस्ट बी, बी की हद तक जो ख़रीदार है जिसको तजवीज़ दी गई थी। When the letter is received by A, जो बी ने लेटर लिखा था जब ए को पहुंच गया तो फिर कम्युनिकेशन मुकम्मल हो गई। तीसरी मिसाल, ए रिवोक्स हिज प्रोपोज़ल बाय टेलीग्राम, ए ने प्रोपोज़ल दी थी, ख़त लिखा था कि मैं इस कीमत पे अपना मकान बेचता हूँ। वो अब उसने जल्दी से, जब उसे ख़्याल आया कीमत कम है या ना बेचना चाहिए, तो उसने टेलीग्राम दी और कहा कि जी मैंने वो जो लेटर से आपको प्रपोज़ल दी थी मैं उसे की तनसीक करता हूँ। तो इसका असूल आने लगा। दी रेवोकेशन इज़ कंप्लीट, जो ए ने कहा कि जी मैंने नहीं बेचना, वो मुकम्मल कब हो गया? एज अगेंस्ट ए की हद तक जिसने प्रपोज़ल दी थी, जो मालिक मकान है। व्हेन द टेलीग्राम इज़ डिस्पैच, जो ही टेलीग्राम जो है वो टिक 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 कर दी गई तो वो रेवोकेशन उसकी हद तक मुकम्मल हो गई। इट इज़ कम्प्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स इट, मगर जब बी की हद तक वो तभी प्रपोज़ल कैंसिल समझी जाएगी जब उसको टेलीग्राम मिल जाएगी। ये ऊपर जो हमने पढ़ा उसकी मिसालें थी। अगली आ गई जी, बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, वो थी प्रपोज़ल के मनसूखी की। अब आ गया कि जिसको कहा गया था मकान ख़रीदना है तो ख़रीद लो, उसने जो है जो एक्सेप्टेंस का ख़त भेजा था उसको रिवोक करने के लिए उसने टेलीग्राम दी। बीज रेवोकेशन इज़ कंप्लीट, तो वो मनसूखी कब मुकम्मल होगी? एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज़ डिस्पैच, जो ही उसने टेलीग्राम भेजी उसकी तरफ से रेवोकेशन ख़त्म हो गई, मनसूख हो गया मुआहदा। एंड एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेज हिम, ए की हद तक तब होगा जब टेलीग्राम उसे मिल जाएगी। ये सेक्शन 4 जो है इस तरह कंप्लीट हुआ। इसकी मिसालें
जो हैं उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कहा बातें गुंजल वाली हैं, जो भेजने वाला है दूसरे को पहुँचे तो फिर ख़त्म होता है, जो भेजने वाला है जो ही भेजता है उसकी हद तक वो मुकम्मल हो जाती है। सेक्शन 5 जी, रेवोकेशन ऑफ प्रोपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। जो तजवीज़ दी है उसकी कब तनसीख होनी है और कबूलियत की कब तनसीख होनी है, उसका असूल आने लगा। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड at any time before the communication of his acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। तो जो रिवोक करनी है प्रपोज़ल जिसने तजवीज़ दी थी वो कब तक हो सकती है? एट एनी टाइम, किसी वक्त भी हो सकती है, मगर बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, जब तक दूसरा उसे कबूल नहीं कर लेता उस वक्त तक वो रिवोक कर सकता है। एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, मगर उसके बाद नहीं। वो तभी कर सकता है जब तक दूसरा कबूल ना कर ले। एंड एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड, जिसने एक्सेप्टेंस किया वो कब तक कर सकता है? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट, जब तक एक्सेप्टेंस जो है उसकी इतला या भी मुकम्मल नहीं हो जाती। एज अगेंस्ट द प्रोपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ये नो नहीं है और नॉट है, इसे दुरुस्त कर लें। नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं, जब तक वो कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं होती उस वक्त तक जो है वो एक्सेप्टेंस जो है उसे रिवोक किया जा सकता है। और इसकी मिसालें भी आ गई। ए प्रोपोजेज बाई ए लेटर, ए शख्स का नाम है, उसने लेटर भेजा बाई पोस्ट, डाक के ज़रिए, टू सेल हिज हाउस टू बी, वही मिसाल है। बी भी एक शख्स का नाम है, उसे ख़त लिखा कि मैंने घर भेजना है। बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाई ए लेटर सेंट बाई पोस्ट, जवाबन उसने कहा जी मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, कीमत भी ठीक है, मकान भी देखा बाला है। अब क्या होगा? ए में रिवोक हिज प्रपोजल, तो कब तक वो कर सकता है? एट एनी टाइम बिफोर एंड एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, जब तक वो कबूलियत का ख़त बी जवाबन नहीं लिखता उस वक्त तक वो अपनी तजवीज़ वापस ले सकता है, मगर उसके बाद नहीं। जब कबूल हो गया तो फिर जो है वो प्रपोज़ल की जो है वो वापसी नहीं हो सकती। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, उसने जवाबन कबूलियत कर ली, वो कब तक कर सकता है? एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए, जब तक वो ख़त जो है वो ए को जो उसने कबूल किया बी ने लिखा है वो पहुंचता नहीं, उससे पहले पहले वो रिवोक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा, तजवीज़ हुई, कबूलियत हो गई जो उसने शराइत की थी। फिर नहीं होना कि जी ना 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 छतरा मुल वेचन लगा सी ते ही रफड़ पै आंदे, उन्हें मुल मंगया, उन्हें कहा ठीक है ला फड़ पैसे, मुड़ के नाल दे ने इशारा किया ना वेची मैं बहुते देना, नाल ही मुकर जाते। पर मुकरना उदों तिकर ही है जद तक वो कहता नहीं ठीक है भी मैनू कीमत मंजूरी है जी। सेक्शन 6 जी, रेवोकेशन हो मेड, हमने पढ़ा है कि कब तक कौन कर सकता है, कब तक हो सकती है, वो उसूल पढ़ने के बाद। अब ये है कि रेवोकेशन किस तरह हो सकती है। ए प्रोपोज़ल इज़ रिवोक्ड, जो तजवीज़ देने वाला है वो रिवोक हो सकती है, उसकी तनसीख हो सकती है। पहला असूल, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रोपोज़र टू दी अदर पार्टी, जिसको तजवीज़ दी थी, जिसने दी है तजवीज़, वो दूसरे को नोटिस दे दे कि मैंने ऑफ़र की थी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। नोटिस
किसी तरीके से भी हो सकता है, दूसरे को कह देना है कि भाई तेरी कबूलियत तो पहले पहले मैं वापस ले ली अपनी तजवीज़। नंबर 2, बाय द लैप्स, दूसरा असूल कि किस तरह प्रपोजल रिवोक। पहला तो है कि नोटिस दूसरे को भेज दिया जाए। दूसरा असूल, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अगर उसने तजवीज़ देते हुए जो लेटर लिखा था उसमें कहा था भाई 15 दिनों का नोटिस है, जे लेना होया तो मैनू दस दे। जे वो टाइम लैप्स ऑफ द टाइम, मुकर्ररा वक्त प्रेस्क्राइब जो है, जो लेटर में लिखा था, अगर वो गुजर गया, और इफ़ नो टाइम इज़ सो प्रेस्क्राइब्ड, या नोटिस में कोई प्रपोजल में कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, तो फिर कब तक हो सकती, कैसे हो सकती है? बाय द लैप्स ऑफ ए रीज़नेबल टाइम, मुनासब वक्त तक। जो रवाज है, सब्ज़ी जे बेचनी है, किसी ने गाजर बेचनी है तो वो उदू तिकरी है जदों तक वो ख़राब नहीं होनी है। ये तो नहीं होना कि लिख के लाया उन्हें कि जी वो गली च आंदे है ना 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए, तो तुसी कहो 10 दिन पहले तो 60 कह के गया सी, मैं तो 60 ही देने हूँ। वो रीजनेबल टाइम दे विच ही है, जदों गली चों लंघण डया गली पार करन तक तुसीं लै लो। ये नहीं है कि जदों महंगे हो गया उदों ही कहो तो पिछले महीने 60 रुपए नहीं सी कह गया। द लैप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, कबूलियत हुए बग़ैर जब मुनासब वक्त गुज़र गया तो फिर वो प्रपोज़ल समझी जाएगी कि मनसूख हो गई। 2 असूल आ गया, तीसरा आने लगा। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, जो कबूलियत के लिए उसने तजवीज़ दी थी उसमें जो शराइत बयान की थी, जैसे मुआहदे में होता है कि इतना एडवांस दे दो, बाकी 2 महीने के अंदर अंदर देना है, सारी कार्रवाई है। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, जो बी है जिसको ख़त लिखा गया था उसने वो शराइत ही नहीं पूरी की जो एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी थी, तो फिर भी रेवोकेशन हो गई। चौथी बात, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रोपोज़र, जो तजवीज़ देने वाला है वो इंसेन हो जाए, अकल उसकी ख़त्म हो गई, साढ़े वर्गा हो गया या गुज़र गया, डेथ हो गई। इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, मगर साथ ही ये शर्त है कि उसकी इत्तला उसे हो जाए कि जी वो इंसेन हो चुका है एक्सेप्टेंस करने से पहले पहले। एक्सेप्टेंस के बाद अगर मुआहदा एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया फिर उसके मरने से या पागल होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 4 तरीके दे दिए कि रेवोकेशन हो मेट कैसे हो सकती है। जी 7वां जी छोटा ही है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो तजवीज़ की कबूलियत है वो ये नहीं कि तजवीज़ उसने कीमत के साथ दी, उसने अगर एक्सेप्ट किया मगर कहा कि जी पैसे बाद दे विच दांगा, उधार करांगा, कीमत इन्नी नहीं इन्नी दांगा, शर्त च अगर तब्दीली है तो फिर की फ़र्क असूल होएगा। इन आर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोज़ल इनटू ए प्रॉमिस, हमने पीछे पढ़ा है कि जब वो प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है, वादा बन जाता है। इन आर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोज़ल इनटू ए प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, तो जो एक्सेप्टेंस है वो किस तरह होनी चाहिए, वो लाजमी है कि इस तरह 1-2 बातों में हो। पहली है बी एब्सोल्यूट, हतमी होनी चाहिए, मुकम्मल हो जानी चाहिए, ये नहीं है कि आँख वाली हो। एंड अनक्वालिफाइड हो, बिला शर्त हो, उसके साथ शराइत ना हो कि एक्सेप्ट करता हूँ, कीमत कम करता हूँ, मकान के जो है वो रोगन करवा के देगा तो फिर लाँगा वगैरह वगैरह। तभी जो है एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। दूसरी बात,
be expressed in some usual and reasonable manner। कबूलियत जो है वो जो एक्सप्रेस हो, ज़ाहर हो, इन सम यूजुअल एंड रीज़नेबल मैनर, माकूल और हस्बे मामूल, जो आम तौर पे तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक हो। अनलेस ता वक्ते के ये उसमें इस्तिस्ना बयान होने लगा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट हो, और साथ ही साथ ये है कि उस तरीके से हो जो माकूल भी हो और रवाज के मुताबिक हो, जिस तरह आम तौर पे की जाती है। मगर ये इस्तिस्ना आ गया, अनलेस द प्रोपोज़ल प्रेस्क्राइब्स, जो तजवीज़ दी गई थी उसी ने मुकर्रर की है क्या, द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, कि इस तरीके से आप ये आप कबूल कर सकते हैं। ड्राफ्ट बना के मुझे भेज दें, बैंक से ड्राफ्ट जारी करा लें, फ़लाँ तरीके से करें, फ़लाँ फार्म पुर करके करें, बैंक में पैसे जमा करा दें। अगर कोई शराइत है, तरीक़ाकार प्रोपोज़ल के साथ है, जैसे टेंडर मांगे जाते हैं, वो टेंडर मांगना टेंडर देने वाला तजवीज़ देता है, दूसरे ने फिर टेंडर मांगने वाले ने एक्सेप्टेंस करनी होती है। तो अगर कोई तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया है तो फिर उस मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक हो। इफ़ द प्रोपोज़ल प्रेस्क्राइब्स ए मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, अगर वो तरीक़ाकार एक्सेप्टेंस का मुकर्रर किया गया है, एंड द एक्सेप्टेंट इज़ नॉट मेड इन सच मैनर, और मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो क्या होगा, द प्रोपोज़र में विद इन ए रीज़नेबल टाइम, तो जो प्रोपोज़र है जिसने तजवीज़ भेजी थी, ऑफ़र की थी, विद इन ए रीज़नेबल टाइम, एक माकूल वक्त में, आफ्टर दी, ये आफ्टर लफ्ज़ है जी, और लिखा हुआ है, ये कर ले उसे, आफ्टर दी एक्सेप्टेंस इज़ कम्युनिकेटेड टू हिम, जब उसे तजवीज़ वापस इतला दी गई, इंसिस्ट, तो वो ज़िद कर सकता है, वो कह सकता है दैट हिज प्रोपोज़ल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, कि भाई अगर आपको कबूल है तो जो मैंने तरीक़ाकार बयान किया उसके मुताबिक ही जो है वो आप एक्सेप्टेंस करें, एंड नॉट अदरवाइज, और जो आपने तरीक़ा इख्तियार किया वो नहीं कबूल। बट इफ़ ही फेल्स टू डू सो, अगर प्रोपोज़र जो है उसने ये कम्युनिकेशन नहीं की, कि भी ज़िद नहीं की, ही फेल्स टू डू सो, ही एक्सेप्ट्स दी एक्सेप्टेंस, तो फिर समझा जाएगा कि तरीक़ाकार नहीं भी पूरा किया, तो प्रोपोज़ल जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है। आए हुए हो बड़े हद जे, नहीं यार मैं तो खुशी का इजहार किया है। असी आदाबे जिंदगी पढ़ रहे थे।